हेलो स्टूडेंट्स, ये उड़ान सार संग्रह का बुक है और हम लोग सीएनटी पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये जो पेज आप देख रहे हैं सीएनटी का धारा 35 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आज हम लोग को 35 से पढ़ना है। हम लोग 34 तक पढ़ चुके थे, धारा 34 तक पढ़े थे। आज 35 से हम लोग को पढ़ना है। लेकिन 35 में तो लिखा है कि ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर प्रक्रिया। तो कैसा, तो 34 को एक बार और रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो 34 को देखिए। 34 में क्या कहा गया था? लगान की कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन। यदि कोई अधिभोगी रैयत लगान को कम कराना चाहता है तो उसे उपायुक्त के पास भूमि के लगान निर्धारण हेतु आवेदन देना होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि एक अधिभोगी रैयत गया डीसी के पास, लगान कम करने के लिए आवेदन दे दिया है। अब आवेदन डीसी साहब को मिल गया। तो 35 में यही आपको बताया जा रहा है, धारा 35 में, कि जब उपायुक्त को धारा 34 के अंतर्गत कोई आवेदन पत्र प्राप्त होगा तो उसकी सूचना रैयत को पहले देंगे और फिर भूमि की माप व अन्य प्रक्रियाएं पूरी कराई जाएगी। और अगर मान ले कि सही में अगर ज़मीन छोटा निकल गया या ऐसा कोई मसला निकल गया जिसकी वजह से जो लगान ये दे रहा है वो ज़्यादा ही दे रहा है, तो फिर डीसी साहब क्या कहेंगे कि ठीक है, लगान इसका कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये 35 धारा समझ गए। अब धारा 36 समझिए। 36 को पहले पूरा पढ़िए। जहाँ अधिकार अभिलेख ना हो, मतलब जहाँ रिकॉर्ड नहीं हो, वहाँ लगान में और भी कमी या वृद्धि का वर्जन, मतलब कि वहाँ पर ना लगान को बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है। यदि किसी जोत का लगान किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से बढ़ा दिया गया हो तो ऐसा लगान उपायुक्त या राजस्व अधिकारी के आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे समझिए इसको। अगर मान लेते कि जहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होने पर लगान में बदलाव नहीं होगा। अगर किसी ज़मीन का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि सरकारी पक्का कागज़ तैयार नहीं है तो सबसे पहले सोचिए, सुनिए, ना तो लगान बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। यह तभी संभव है, मतलब कि अगर आपको बढ़ाना है तब भी और घटाना है तब भी, जब किसी बड़े सरकारी अधिकारी या फिर आप उसको सक्षम प्राधिकारी भी कह सकते हैं, अगर कोई सक्षम प्राधिकारी इसके लिए आदेश दें तभी ये काम हो सकता है। तो ये समझ में आ गया हम लोग को 36। अब चलेंगे 37, अध्याय 5। अध्याय 5 खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, धारा 37। ठीक है, यही है खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों की काश्तकारी की प्रसंगतियां। तो सबसे पहले बताइए, खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत हम लोग किसको कहते हैं? वो किसान जिन्होंने खुद जंगल साफ करके जमीन खेती लायक बनाई है, और इसी को आप कहेंगे खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। और इसके लिए नियम थोड़े नरम होते हैं क्योंकि ये लोग खुद से जमीन तैयार किया था, तो इसलिए नियम में इन लोगों को काफ़ी छूट मिलता है। तो अब पूरा पढ़ा जाए। इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खूंट कटी अधिकार प्राप्त हो, लेकिन यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव में समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से। अगर कोई किसान 20 साल से ज़्यादा समय से कोई एक ज़मीन पर खेती कर रहा है तो उसका लगान कभी नहीं बढ़ाया जाएगा। किसमें? खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत के लिए ये नियम है, तो उसका जो लगान है कभी नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर मान लेते कि बढ़ाना पड़ा, अगर लगान बढ़ाना भी पड़ा तो वह उसी गांव के दूसरे सामान्य कोई किसान है, उसके दिए जाने वाले लगान का आधा 50% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यही बात इसमें बताया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 क्या कहता है? अनाधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी राइट्स। तो सबसे पहले 38 धारा पढ़िए। धारा 38 क्या कहता है? अनाधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा। अनाधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहले तो आप ये बताइए कि अनाधिभोगी रैयत कौन होता है? तो अनाधिभोगी रैयत वे होते हैं जिन्हें जमीन पर पक्का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अधिभोगी रैयत मतलब होता है जिसका जमीन पर एकदम पूरा पक्का अधिकार होता है, वो हो गया अधिभोगी। लेकिन ये तो है अनाधिभोगी, और अध्याय 6 में आपको अनाधिभोगी रैयत के बारे में पढ़ना है। तो अनाधिभोगी रैयत मतलब हो गया कि वैसे किसान जिन्हें जमीन पर पूरा पक्का अधिकार नहीं मिला हुआ होता है। तो इसमें कह रहा है कि इनका लगान और खेती की शर्तें किसान और मालिक के, मतलब भूस्वामी के बीच हुए लिखित समझौते के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे एग्रीमेंट होगा वैसे ही। अब 39 नंबर देखिए।
अनाधिभोगी रैयत की अपनी जोत के अधिकार के भूस्वामी द्वारा अर्जन का प्रभाव। अनाधिभोगी रैयत को अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं। तो 39 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर भूस्वामी किसी अनाधिभोगी रैयत की जमीन वापस ले लेता है तो उस जमीन पर लगान देने की जिम्मेदारी वैसी ही होगी जैसे एक अधिभोगी रैयत मतलब कि पक्के हक वाले किसान की होती है। यही बात समझाना चाह रहा है। अब चलेंगे 40, अनाधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि की शर्तें। अब देखिए इसके लिए भी कुछ कुछ कानून है। पहला है कि लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा 42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब अनाधिभोगी रैयत है तो ऐसा नहीं है कि इसके पास भी कुछ अधिकार नहीं है, कुछ इसके फेवर में भी काम किया गया है। ठीक है, अनाधिभोगी रैयत का लगान तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि इसके लिए कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मतलब सरकारी रूप से कोई दर्ज समझौता ना किया गया हो, तब तक नहीं कर सकते। कोई भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आप इसके में भी इसका भी जो लगान है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए 41 पढ़ना है अब हम लोग को। तो 41 क्या कहता है, धारा 41 अनाधिभोगी रैयत की बेदखली का अधिकार, मतलब कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है उसको आप जमीन से बेदखली किन आधार पर कीजिएगा। किसी भी अनाधिभोगी रैयत को निम्नांकित आधारों में से किसी एक या अधिक के आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है। पहला, तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो, जोत की भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग किया हो जिसके कारण भूमि का मूल्य ह्रास हो गया हो, अथवा इसे काश्तकारी प्रयोग के अनुपयुक्त बना दिया हो, मतलब अब ये भूमि किसानी के लिए नहीं रह गया, वो इतना बर्बाद कर दिया। यदि रैयत ने अपने और भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, रजिस्ट्रीकृत पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो या रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो। मतलब हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कुछ भी समझने का बाकी रह गया हो। तो पहला वाला जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो बता देते हैं। देखिए, तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के भीतर या 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। देखिए, पहले 2 साल का पूरा लगान और तीसरा साल का एंट्री होने पर भी 90 दिन मतलब कि 3 महीना तब भी इसको दिया जा रहा है। तीसरे साल में इसको 3 महीना तक फिर भी मोहलत है कि पिछला 2 साल का जितना भी इसका लगान है चुका दे। अगर तब भी नहीं चुकाया, 90 दिन भी तीसरा साल का जो 90 दिन है वो भी पार हो गया, तब मान लिया जाएगा कि ये लगान नहीं चुकाना चाहता है। ठीक है, तो यदि खेती का तीसरा साल शुरू होने के 90 दिनों के भीतर किसान पिछले 2 सालों का बकाया नहीं चुका पाता है तो एक रीज़न है कि उसको बेदखली आप कर देंगे। आप क्यों करेंगे, भूस्वामी करेगा। ठीक है, यदि किसान जमीन का ऐसा उपयोग कर लेता है जिससे जमीन की कीमत ही कम हो गया, ठीक है, कीमत कम हो गया, खराब कर दिया उसको, तो वो अब खेती लायक नहीं रह गया, और खेती लायक नहीं रह गया तो भी क्या है, उसको ज़मीन से हटाया जा सकता है। फिर है कि समझौते का उल्लंघन किया था, हो सकता है एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बातें होंगी उसको तोड़ दिया। फिर है कि पट्टे की अवधि समाप्त हो गया, अब करार था दोनों में कि चलो 5 साल के लिए दे रहे, 5 साल समाप्त हो गया तो उसको बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट वाला है कि वो लगान देने से इनकार कर दे, बोले हम लगाने नहीं देंगे, तो जब लगान नहीं देगा तो जाओ, तो भी बेदखल किया जा सकता है। अब 42 नंबर, उचित और सामयिक लगान के भुगतान की सहमति देने से इनकार करने पर बेदखली की शर्तें। पहले पढ़िए इसको। यदि रैयत ने उचित एवं सामयिक लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो तो भूस्वामी रैयत को बेदखल करने हेतु उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन दे दिया, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलेगा तुम यहाँ से जाओ, आवेदन देना है उपायुक्त के ऑफिस में। उपायुक्त द्वारा विभिन्न पक्षों को सुनने के पश्चात ही बेदखली होने या ना होने का निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अभी भी देखिए कि इसको बेदखल करना है अनाधिभोगी रैयत को भी, तब भी डीसी ऑफिस में जाकर के आपको वहाँ आवेदन देना ही होगा। ठीक है, यदि किसान उचित लगान देने से मना करता है तो मालिक उसे निकालने के लिए सीधे उपायुक्त के पास जाएगा और आवेदन देगा। उपायुक्त साहब दोनों के पक्ष को सुनेंगे, किसान को भी सुनेंगे, भूस्वामी को भी सुनेंगे, और सुनने के बाद ये तय करेंगे कि किसान से जमीन ले लेना चाहिए कि उसी के पास छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब अध्याय 7 में है अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि। अध्याय 7 में आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि। आप पढ़े हैं अध्याय 4 और अध्याय 6। ठीक है, अब हम पूछेंगे भी कि क्या पढ़े थे आप। चलिए, तो इसमें है धारा 43, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमियों तथा कतिपय भूमियों में अधिभोगाधिकार के अर्जन का तथा उन पर अध्याय 6 के लागू होने का वर्जन।
निम्नलिखित प्रकार के भूमियों पर ना तो अधिभोगाधिकार ऑक्यूपेंसी राइट्स अर्जित किया जा सकता है और ना ही इन पर अनाधिभोगी रैयत नॉन ऑक्यूपेंसी राइट्स या रैयत संबंधी प्रावधान लागू होंगे। अर्थात इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त होगी और ये है, पहला, अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि जिसे अभिधारी यानी कि टीनेंट ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित किया हो। ठीक है। सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित भूमि, किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि, ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी विधि सम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क, नहर, तटबंध, बांध या जलाशय जैसे लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो। ठीक है। तो अब हम आधा से ज़्यादा आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है वो हम बताते हैं। देखिए, धारा 43 को थोड़ा ध्यान से समझिए। एक तरह से ये अपवाद जैसा धारा है, क्योंकि ये बता रहा है आपको कि किन जमीनों पर सीएनटी एक्ट के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई जमीन वीआईपी या स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, जहाँ किसान ये नहीं कह सकेगा कि हम यहाँ पर सालों से खेती कर रहे हैं तो ये ज़मीन अब मेरा हो गया, इसमें मेरा ऑक्यूपेंसी राइट है। कभी कभी कोई ज़मीन ऐसा भी है हमारे सीएनटी एक्ट में जिस पर कितनों साल आप उसमें कोई किसान काम कर ले, उसको कभी भी पूरा का पूरा पक्का हक नहीं मिलता है। ठीक है। तो उसी कैटेगरी में ये सब ज़मीन आता है। जैसे कि पहले है कि मालिक की निजी या विशेषाधिकार वाली ज़मीन है। ठीक है। मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा ज़मींदार है। ठीक है। उसकी कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिन्हें उसने अपने इस्तेमाल के लिए रखा, खुद के इस्तेमाल के लिए, तो उसको हम लोग जिरात भूमि या मंजिस भी कहते थे। अगर मालिक ने ऐसी ज़मीन किसी किसान को 1 साल के लिए या उससे कम समय के लिए खेती करने के लिए दे दिया, अब वो चाहे बोल कर दिया हो चाहे लिखित तौर पर कोई करार करा के दे दिया है। ठीक है। तो उस किसान को उस ज़मीन पर कभी भी ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलेगा। ठीक है। यानी किसान उस ज़मीन का मालिक बनने का कभी भी दावा नहीं कर सकता। फिर उसी तरह से दूसरा है सरकार का ज़मीन, जैसे कि सरकार या रेलवे की ज़मीन। जो ज़मीन सरकार ने किसी खास प्रोजेक्ट के लिए खरीदी है या फिर भारतीय रेलवे का जो कब्जा में ज़मीन है, इन सब ज़मीन पर कभी यही कहानी है। इन ज़मीनों पर खेती करने वाले किसी भी शख्स को रैयत का दर्जा कभी नहीं मिलता है। कल को अगर रेलवे को अपना कोई पटरी बिछाने का मन हो गया तो तुरंत कहेगा कि ज़मीन खाली करो मेरा, और यहाँ सीएनटी एक्ट का सुरक्षा वाला जो भी आपका नियम कानून है कुछ भी लागू नहीं होगा यहाँ पे। फिर यही बात हो जाएगा आपका छावनी के लिए भी। ठीक है। छावनी में मान लो कि छावनी में सेना के इलाकों के अंदर या उसके आसपास की सरकारी ज़मीन है, तो सुरक्षा कारणों से ऐसी ज़मीनों पर भी किसी बाहरी व्यक्ति का कोई स्थायी हक नहीं दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी विधि सम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क, नहर, तटबंध के लिए। तो ये वाला भी नियम एक बार से सुन लीजिए। ये तो वैसी ज़मीनें हैं जो सबके काम में आती हैं, क्योंकि देखिए सड़क का उपयोग सब करेगा, नहर, तटबंध, जलाशय का प्रयोग सब करेगा। तो जो ज़मीन सड़क बनाने या सिंचाई के लिए, नहर निकालने के लिए है, बांध बनाने के लिए है, ठीक है, तो ये पूरे समाज के लिए है, क्योंकि ये चीज़ पूरे समाज के भले के लिए है। इसलिए यहाँ कोई अकेला व्यक्ति अपना निजी हक नहीं जमा सकता। तो ये समझ में आ गया वाला। अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे, अध्याय 8 जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। ठीक है। तो पढ़ा जाए इसको। इसमें धारा 44 सबसे पहला है, रैयत का पट्टे का हकदार होना। प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा पाने का हकदार होगा जिसमें उसकी जोत की भूमि का परिमाप और सीमाएं, भूमि के लिए देय लगान की रकम, लगान की किस्तें, उपज के रूप में लगान दिए जाने की दशा में उपज का अनुपात तथा पट्टे की कोई विशेष शर्त का उल्लेख होगा। ठीक है। इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, आपको सब समझ में आया ना। मतलब तो यही हो रहा है कि हर किसान को अपनी जमीन पर अपने भूस्वामी से एक पट्टा लेने का पूरा कानूनी हक है। और उस पट्टे में क्या क्या साफ साफ लिखा होना चाहिए। तो उसमें लिखा होना चाहिए कि ज़मीन कितनी बड़ी है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, सीमाएं क्या हैं, सालाना टैक्स कितना देना होगा, लगान की किस्तें कब कब देनी होंगी। अगर लगान अनाज के रूप में देना है तो उसका अनुपात पहले से ही तय होगा, बाद में नहीं बोलेगा कि हम ज़्यादा लेंगे कम लेंगे। जो भी तय होगा इस पट्टे पे ही तय होगा। ठीक है। तो वही बात है। तो चलिए आगे, 45 नंबर, भूस्वामी के प्रतिलेख वचनबद्ध के लिए हकदार होना। चलिए यहाँ कुछ भूस्वामी के हक का भी बात आया। जब कोई भूस्वामी किसी काश्तकार को कोई पट्टा देगा तो भूस्वामी पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। अब ये समझना है,
अभी तक तो हम लोग रैयत के पक्ष में सब बात बोल रहे थे। अब चलिए, अब हम लोग भूस्वामी के लिए भी कुछ पॉजिटिव चेंज देख लेते हैं। जैसे किसान को पट्टा मिलता है, वैसे ही मालिक यानी कि भूस्वामी को भी एक गारंटी चाहिए होती है। ठीक है, तो गारंटी इसके लिए क्या है? जब मालिक किसान को, मतलब कि भूस्वामी किसान को पट्टा देता है, तो उसके बदले उसे किसान से एक प्रतिलेख यानी लिखित वादा लेने का हक है। इसमें किसान यह मानता है कि वह पट्टे की सभी शर्तों का पालन करेगा जो जो पट्टे पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध, इसको पढ़ेंगे अब। ये थोड़ा सा 46 है और ये पूरा सीएनटी का आत्मा है आपका। ठीक है, 46 बहुत बड़ा है, पूरा ध्यान से पढ़ते चाहिएगा और इस धारा से क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा। ठीक, तो चलिए पढ़ा जाए। रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अधिकार का 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तथा विक्रय, दान या किसी अन्य संविदा द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता है। कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को 7 वर्षों से कम किसी भी अवधि के लिए भुगत बंधक कर सकता है। कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए किसी बंधकदार को भुगत बंधक कर सकता है जो बिहार उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों। अब एक बात सुनिए, ये सीएनटी का आत्मा इसलिए है क्योंकि इसमें रैयतों के द्वारा जो जमीन है उसको हर मुमकिन प्रयास किया गया है ताकि उनका जमीन उनके हाथ से ना जाए। ठीक है, जमीन उनका बचा हुआ रहे। हर वो प्रावधान आप इसमें पढ़ेंगे जिसमें लगेगा कि हाँ, गवर्नमेंट चाहती है कि सीएनटी एक्ट इनको प्रोटेक्ट करे ताकि इनका जमीन इनके हाथ से कोई छीन ना ले। ठीक, तो पहला पढ़िए, पहले तो भी हम लोग पढ़े, अब समझिए कि कोई भी किसान अपनी जमीन को 5 साल से ज़्यादा के लिए किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ट्रांसफ़र जैसे अगर इसको भी किसी को पट्टे पे दे देने का मन है तो भी ये 5 साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, 5 साल से ज़्यादा किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। ठीक है, फिर है भुगत बंद करना। हम आपको पहले भी बताए थे कि मान लीजिए कि एक किसान है, वो दूसरे से उधार ले लिया। ये है ए कहिए, राम कहिए, श्याम कहिए, जो कहिए, ए और बी। ए के पास पैसा कमी था, वो जाके बी से उधार ले लिया। अब इसको क्या है ना कि इसके पास पैसा चुकाने का नहीं है, तो ये बी से जाके कहेगा कि तुम मेरा ज़मीन ले लो और कुछ साल के लिए, मान लीजिए कि ये इससे 5,000 उधार लिया था, तो इसको कहेगा कि 2 साल इसमें जो भी उपज होगा तुम उगाना और उसको बेचना, खाना तुम्हारी इच्छा, हम इस पर अधिकार नहीं करेंगे, इसके लाभ पे मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। 2 साल तक उसके ज़मीन पर वो खेती करेगा, लाभ उठाएगा और बेचेगा और जो भी उधार था वो चुकता समझा जाएगा, ना मूल बाकी रहेगा ना कोई प्रकार का सूद बाकी रहेगा। 2 साल के बाद जो ए नाम का किसान था उसके पास ज़मीन वापस चल जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए ये दोनों तो मिलकर 2 साल का एग्रीमेंट किया। भुगत बंधक जो था ये लोग 2 साल के लिए किया। तो कहा जा रहा है कि 7 साल ही लास्ट है, मतलब 7 साल से ज़्यादा आप किसी के साथ भुगत बंधक नहीं कर सकते। मतलब ये हार्डली, अगर मान लेते कि बहुत बड़ा भी रकम हुआ तो 7 साल से ज़्यादा ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो सकता था। 7 साल के बाद इसके पास ज़मीन वापस चल ही जाता। तो सीएनटी का यही खूबसूरती है कि इसका ज़मीन इसके हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 वर्षों से कम किसी भी अवधि के लिए भुगत बंधक कर सकता है। चलिए, ये इंसान था इसलिए इसके साथ 7 साल। लेकिन अगर कोई बैंक है, ठीक है, या फिर कोई सहकारी समिति है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड किया गया है। उसके साथ 15 साल का एग्रीमेंट हो सकता है, मतलब कि उसके साथ भुगत बंधक का जो समय है वो 15 साल है। लेकिन 15 साल के बाद ये भी क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भुगत बंधक के तहत बंधक लेने वाला एक तय अवधि के लिए बंधक में दी गई भूमि के उत्पादन का उपभोग करता है। आपको समझा दिए ये बात हम। ऐसा अधिभोगी रैयत जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपनी जोत या उसके किसी भाग का अधिकार विक्रय, विनिमय, दान या विल्क द्वारा अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकता है जो उसी पुलिस थाने के क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के भीतर का निवासी हो जिसके भीतर यह जोत स्थित हो। फिर देखिए, यही बात है कि कोई एसटी अगर अपना जमीन को बेचना चाहता है, विनिमय करना चाहता है, दान देना चाहता है, चाहे जो भी अपने जमीन के साथ करना चाहता है, वो दूसरे एसटी के साथ ही करेगा। ठीक है, और वो भी उसका थाना क्षेत्र के अंदर ही आना चाहिए। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आजकल जो थाना है वो सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा पास में ज़्यादातर खोल दिया जा रहा है ना। तो पहले के जो ये नियम जब बना था ना, तब का थाना क्षेत्र लिया जाता है। लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि एक एसटी अपना ज़मीन एसटी को ही दे सकता है
और वो भी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही, ठीक ना। ऐसा अधिभोगी रैयत जो किसी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य हो, उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपनी जोत या उसके किसी भाग का अधिकार विक्रय, विनिमय, दान या विल द्वारा अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों के किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकता है जो उसी जिले के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर का निवासी हो, जिसके भीतर यह जोत हो। कोई अधिभोगी रैयत अपने जोत या उसके किसी भाग का अधिकार निम्न को अंतरित कर सकता है। अब ये तो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ये वाला लाइन थोड़ा हम ज़्यादा पढ़ दिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब ये वाला तख्त में समझिए, और इसमें ये समझना है कि दो और कैटेगरी है, कैटेगरी नहीं है। जैसे देखिए एसटी तो कहें कि अपना जमीन एसटी को बेचेगा, एससी भी अपना जमीन एससी को बेचेगा, और ओबीसी भी अपना जमीन ओबीसी को बेचेगा। लेकिन एसटी को दायरा सिर्फ थाना क्षेत्र तक दिया गया है, लेकिन एससी और ओबीसी को उसका क्षेत्र जो दिया गया है वो जिला तक दिया गया है। मतलब कि एससी अपना जमीन एससी को ही बेचेगा, दूसरे को नहीं बेच सकता है, लेकिन वो बेच सकता है एक जिला के अंदर जितने भी, मतलब कि किसी को भी बेच सकता है। जिला के अंतर्गत आने वाला होना चाहिए, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। ओबीसी का भी यही हाल है, ओबीसी अपना जमीन ओबीसी को ही बेचेगा, लेकिन अपना जिला क्षेत्र के अंदर। बस इतना ही बात कहा गया है, ठीक है। अब अगले पन्ने पे चलिए। 46 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। चलिए, अभी भी हम लोग 46 ही पढ़ रहे हैं, बस इसको पढ़ना है। बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत रजिस्ट्रीकृत किसी समिति को, किसी बैंक या कंपनी या निगम को जिसका स्वामित्व केंद्र या राज्य सरकार के पास है अथवा जिसमें अंश पूंजी का 51% या अधिक केंद्र या राज्य सरकार या दोनों मिलकर धारण करते हैं, और जिसे कृषकों का कृषि के लिए उधार देने की दृष्टि से स्थापित किया गया हो। तो ये आपको क्या समझाना चाह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई सरकारी बैंक है या ऐसी कंपनी जिसमें सरकार की 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो किसान अपनी ज़मीन वहाँ बंधक रख सकता है। यह नियम इसलिए है ताकि किसानों को खेती के लिए लोन थोड़ा आसानी से मिल जाए, ठीक है। अब दूसरा पढ़िए। कोई अधिभोगी रैयत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं है, अपनी जोत या उसके किसी भाग में अपने अधिकार का अंतरण विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत, बंधक द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी अन्य व्यक्ति को कर सकेगा। मतलब साफ है कि अगर कोई किसान ना तो आदिवासी है, ना ही दलित है, और ना ही पिछड़ा हुआ है, मतलब कि ना ही वो एसटी है, ना ही वो एससी है, और ना ही वो ओबीसी है, तो वो अपनी ज़मीन किसी को भी बेच सकता है, किसी को दान दे सकता है, किसी को वसीयत कर सकता है। उसके लिए कोई भी कड़ा नियम नहीं बनाया गया है जो इन लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। यही लाइन, यही बात आपको कह रहा है, ठीक है। आगे चलिए। किसी जोत या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसे वाद या मामले जिनमें एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसे वादों में उपायुक्त आवश्यक पक्षकार होंगे। ये धारा 46(3) का में लिखा हुआ है। तो इस लाइन को समझने के लिए इतना समझिए कि चलिए मान लीजिए कि एक जमीन का मामला चल रहा है। एक आदमी, मतलब एक पक्ष जो है वो एसटी है और दूसरा पक्ष जो है वो गैर आदिवासी है, ठीक है। पहला पक्ष कौन है? एसटी है, और दूसरा जो है वो गैर आदिवासी है। अगर दोनों एसटी होता तो चल जाता, दोनों गैर आदिवासी होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक पक्ष एसटी हो जा रहा और एक हो जा रहा गैर आदिवासी। ऐसे किसी भी केस में डीसी का शामिल होना बहुत जरूरी है, एकदम अनिवार्य है। बिना डीसी के दखल के ऐसा कोई भी मामला सुलझाया नहीं जा सकता, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यही आपको कह रहा है धारा 46(3) का। अब आगे पढ़ेंगे। यदि रैयत ने उपधारा 1 के खंड का के अधीन अपनी जोत या उसके किसी भाग के अपने अधिकार को किसी समय अवधि के लिए अंतरित किया है, तो उस समय अवधि की समाप्ति के 3 वर्षों के भीतर रैयत के आवेदन करने पर उपायुक्त किसी भी समय ऐसे जोत या भाग को उस रैयत के कब्जे में दे देगा। ये धारा 46(4) में लिखा हुआ है। तो ये आपको धारा 46(4) कहना क्या चाह रहा है? ये आपको बता रहा है कि अगर किसी किसान ने अपनी जमीन को एक तय समय के लिए 5 साल मान लेते हैं, 5 साल के लिए किसी को दे दिया, जब वो समय समाप्त हो गया तो अगले 3 साल के अंदर अगर किसान आवेदन जाके देता है डीसी साहब को कि वहाँ से उसको हटा दीजिए और मेरा ज़मीन हमको वापस दिलवा दीजिए, तो डीसी साहब उसको ज़मीन वापस दिलवा देंगे। बस शर्त है कि वो जब ये जो 5 साल का एग्रीमेंट था वो समाप्त हो गया,
उसके 3 वर्षों के भीतर ही आवेदन कर देना चाहिए। ठीक है, वो 3 वर्षों के भीतर अगर आवेदन कर दिया है तो डीसी साहब फिर उसके लिए काम कर देंगे। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग, उपायुक्त स्वप्रेरणा से, ये वाला लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उपायुक्त स्वप्रेरणा से या यदि कोई अनुसूचित जाति या अधिभोगी रैयत इस आधार पर अंतरण के निरसन का आवेदन उपायुक्त को देता है कि अंतरण उपधारा 1 का के उल्लंघन में किया गया था, तो उपायुक्त ऐसे आवेदन के संबंध में नियम से जांच करेंगे। परंतु ऐसा कोई आवेदन उपायुक्त द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब अधिभोगी अभिदारी ने अपने जोत या उसके किसी भाग के अंतरण की तारीख से 12 वर्षों की समय अवधि के भीतर उसे फाइल किया हो। यह धारा 46(4) का में कहा गया है ऐसा। अब आप इसको सही सही भाषा में समझिए। देखिए, अगर किसी एससी या एसटी किसान की जमीन गलत तरीके से, मतलब कि नियम के खिलाफ जा करके ले लिया गया, तो डीसी खुद से भी कर सकते हैं काम, या कोई शिकायत करे तब। मतलब कि डीसी साहब खुद से भी ये अगर उनको जानकारी कहीं से मिल गया है तो, और कोई आवेदन दे देता है तो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि डीसी खुद से या शिकायत मिलने पर जांच करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि शिकायत जमीन हाथ से जाने, मतलब जब इसके हाथ से जमीन गया था तब से 12 साल के भीतर ही इसको आवेदन कर देना है, या इसके बारे में डीसी साहब को पता लग जाना चाहिए। 12 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सुनवाई नहीं होगा। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या है, यदि उपायुक्त जांच के पश्चात यह पाता है कि अंतरण में उपधारा 1 का उल्लंघन नहीं हुआ है तो आवेदन को रद्द कर देगा, और अंतरक जिसने जोत अंतरित किया था द्वारा अंतरिती जिसे भूमि अंतरित की गई थी को मामले के अनुसार खर्च का भुगतान करने हेतु आदेश देगा। धारा 46(4) ख यही कह रहा है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर शिकायत ही झूठा निकल गया तो, चलिए अगर शिकायत झूठा निकल गया तो क्या किया जाएगा। हम लोग देख रहे थे कि डीसी साहब जांच किए, मान लेते हैं कि जांच किए और डीसी साहब को लगा कि ज़मीन का ट्रांसफ़र तो सही हुआ है और नियम नहीं तोड़ा गया है, तो ये केस यहीं रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, केस रद्द समझा जाएगा। साथ ही जो आदमी शिकायत लेके गया था उसे दूसरे पक्ष को जो भी खर्चा आया, क्योंकि अभी लोग सब जो भी काम किया उसमें खर्चा आया, उसका सब भरपाई पहले वाले को जो शिकायत किया था उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर केस झूठा निकल गया तो, अगर शिकायत झूठा निकल गया तो के बारे में ये 46(4) ख में कहा गया है। ठीक है, सब पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे पढ़िए। यदि जांच के बाद उपायुक्त यह पाता है कि उपधारा 1 का उल्लंघन किया गया है तो वह अंतरण को समाप्त कर देगा तथा अंतरिती जिसे जोत अंतरित किया गया था को ऐसे जोत या उसके भाग से बेदखल कर देगा, और अंतरक जिसने जोत अंतरित किया था उसको उसका कब्जा दिला देगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर शिकायत झूठा निकल गया था तो 46(4) ख था। अब चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि शिकायत वो किया था और शिकायत सही निकल गया। ठीक है, और पता चला कि हाँ सारे नियम का उल्लंघन करके ये काम हुआ है, तो अब डीसी साहब क्या करेंगे, डीसी उस सौदे को वहीं कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जिसने ज़मीन लिया था उसको वहाँ से भगा दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, और ज़मीन जो शिकायत किया था वो मालिक उसको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ज़मीन वाला शिकायत अगर गलत निकला था तो धारा 46(4) ख था, और सही निकल गया कि हाँ भाई उल्लंघन हुआ है, गलत तरीके से ज़मीन लिया गया है, तो अब क्या करना, ज़मीन से जो उस पर अभी बैठा था आराम से उसको भगा दिया जाएगा, और जो किसान या जो ज़मीन का असली मालिक है उसको ज़मीन वापस दे दिया जाएगा। अब इसमें भी देखिए थोड़ा सा पेंच है आगे चल के। ठीक है, क्योंकि इतना साल ज़मीन दूसरे के हाथ में रहा है, वो कुछ बना लिया है, अब उसके लिए भी नियम है। परंतु यदि अंतरिती ने ऐसे जोत पर किसी भवन या संरचना का निर्माण कर लिया हो और अंतरक उसके मूल्य का भुगतान नहीं करना चाहता हो, तो उपायुक्त अंतरिती को ऐसी संरचना को 2 वर्ष के अंदर हटाने का आदेश देंगे तथा नहीं हटने पर उपायुक्त हटवा सकेंगे। परंतु यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि अंतरिती ने ऐसे जोत या उसके भाग पर संरचना का निर्माण छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1969 के आरंभ से पूर्व किया है, तो उपायुक्त उपधारा 1 का के उल्लंघन के बावजूद वह ऐसे अंतरण को उस दशा में विधि मान्य कर सकेगा जब अंतरिती समतुल्य मूल्य की समीप की कोई वैकल्पिक जोत या भाग उपलब्ध करा दे या उपायुक्त द्वारा अभिधारित प्रतिकर का भुगतान कर दे। ये धारा 46(4) ग में लिखा हुआ है। ठीक है, धारा पे आप ध्यान रखिएगा
बाकी समझाने वाला काम हम कर देंगे। देखिए, अगर ज़मीन पर कोई घर बन गया है, बिल्डिंग बन गया है, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर मकान बन गया है, डीसी उस आदमी को कहेंगे कि जाओ हम तुमको 2 साल का समय देते हैं, इसको हटाओ, और नहीं हटाएगा तो डीसी साहब खुद हटवा देंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन 1969 से पहले ही हुआ है, ठीक है, जिसको कहा जा रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1969 के आरंभ से पूर्व किया गया है, तब डीसी साहब उसको डायरेक्टली नहीं तोड़वा सकते हैं। ठीक है, वो तोड़वाने के बजाय कहेंगे डीसी साहब उसको कि तुम एक काम करो कि तुम इस किसान को इसके बदले में या तो उतनी ही अच्छी ज़मीन कोई दूसरी देख करके दे दो, या फिर इस जो ज़मीन है इसका सही सही इसको मुआवजा दे दो, ताकि ये फिर जा कर के कहीं और बसे। ठीक है, तो यही समझना था आपको। ये धारा जो है ये पक्का कर देता है कि किसी ने धोखे से आदिवासी या गरीब की ज़मीन अगर ले भी ली है तो उसे वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर मामला बहुत पुराना है, बहुत पुराना, और वहाँ निर्माण हो चुका है, तो पैसे या दूसरी ज़मीन से समझौता अगर हो सकता है तो करवा दिया जाए। यही है कि किसी को भी ना घाटा हो, अगर समझौता हो पा रहा है तो करवा दिया जाए, नहीं अगर जब दोनों मानेंगे तो फिर देखा जाएगा कि कैसे होगा। 47 नंबर, न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। ठीक है, किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। पहले तो यही नियम है, सामान्यतः यही कहा जाता है कि कोई भी कोर्ट कचहरी किसी किसान की जमीन बेचने का आदेश तो दे ही नहीं सकता। लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी होता है, परंतु निम्न स्थितियों में न्यायालय द्वारा जोत के अधिकार के विक्रय का आदेश पारित किया जा सकता है। यह अपवाद है, देख लीजिए क्या क्या है। जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए, किसान उधार या बैंक ऋण की वसूली के लिए, किसान बोल दिए, किसी उधार या बैंक ऋण की वसूली के लिए, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अधीन। ठीक है, तो ये 3 अपवाद समझिए। पहला है बकाया लगान, मतलब कि अगर किसान ने जमीन का सरकारी लगान या टैक्स नहीं चुकाया है तो उसकी वसूली के लिए उसकी जमीन बेची जा सकती है। फिर दूसरा है बैंक का कर्जा उतारने के लिए, अगर किसान ने बैंक से लोन लिया और नहीं चुका पा रहा है तो भी तो उसके लोन की वसूली के लिए उसको बेचा जाएगा। फिर है सरकारी बकाया, कोई भी सरकारी बकाया रखे हुए वो आदमी, अगर सरकार का कोई और कानूनी पैसा बाकी है तो बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत इसको भी बेचा जा सकता है, मतलब इसके लिए भी ऐसा कहा जा सकता है। परंतु यदि किसी जोत या उसका भाग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का है तो उसे किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ही बेचा जा सकता है। जैसे कि अब ये सबको जो भी पैसा इसका बाकी था सबको वसूलने के लिए इसको बेचा जा रहा है, तो ध्यान रखा जाएगा कि अगर ये ज़मीन किसी एसटी का था तो वो किसी एसटी को ही बेचा जाए, एससी का था तो किसी एससी को ही बेचा जाए। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि किसी बाहरी वाले को या बाहर वाले को ये ज़मीन नहीं दे देना है। उसी क्षेत्र के एसटी है तो एसटी का ज़मीन को एसटी को दीजिए, और एससी है तो एससी का ज़मीन एससी को दीजिए। ठीक है, बाहर वाले लोगों के हाथ में ज़मीन नहीं जाना चाहिए, इसका खास मकसद यही है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहते हैं, भूइंहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध, ये धारा 48 है। कौन सा धारा है? 48, भूइंहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध। किसी भूइंहरी कुटुंब का कोई सदस्य अपने द्वारा धारित भूइंहरी भूधृति या उसके किसी भाग को उसी रीति और उसी परिमाण तक अंतरित कर सकता है जैसे कोई आदिवासी रैयत अपने जोत या उसके भाग के अधिकार को अंतरित करता है। तो ये जो नियम है वो आपको भूइंहरी जमीन के ट्रांसफर पर रोक पर जो भी नियम है वो बता रहा है। तो सबसे पहले भूइंहरी जमीन कौन है? भूइंहरी जमीन वो खास जमीन है जो छोटा नागपुर के पूर्वजों ने जंगल साफ करके बनाया था। तो इसके नियम भी बहुत कड़े होते हैं क्योंकि पूर्वजों ने बनाया था, है ना। तो इसमें सबसे पहला लाइन जो भी हम लोग पढ़े उसका मतलब क्या निकल रहा है कि कौन ट्रांसफ़र कर सकता है। भूइंहरी परिवार का सदस्य अपनी ज़मीन सिर्फ उसी तरह और उन्हीं शर्तों पर दूसरों को दे सकता है जैसे बाकी आदिवासी ज़मीन किसान अपने ज़मीन को देते हैं, मतलब कि अपने ही समाज के लोगों को देना है। एसटी है तो एसटी को देगा, एससी है तो एससी को देगा। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार भूइंहरी कुटुंब को किसी व्यक्ति को, कुटुंब के किसी व्यक्ति को, हिंदी पढ़ते पढ़ते हम कहाँ चले जाते हैं। राज्य सरकार भूइंहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय दान विनिमय विल द्वारा अंतरित करने का नियम बना सकती है। मतलब कि सरकार के पास ये सक्षमता है कि वो
नियम बना सकता है कि लोग कैसे अपनी ज़मीन बेचेंगे, कैसे दान दे सकते हैं, कैसे वसीयत कर सकते हैं। उपरोक्त रीतियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी रीति द्वारा भूमिहारी भूत रीति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। यदि किसी भूमिहारी भूत रीति या उसके भाग का अंतरण उपरोक्त रीतियों का उल्लंघन करके किया गया हो तो उपायुक्त स्वप्रेरणा से या ऐसे सदस्य के आवेदन पर अंतरीति जिसे जमीन अंतरित किया गया हो उसको बेदखल कर सकते हैं। यह तो एकदम साफ है कि अगर किसी ने भूमिहारी जमीन को नियम के खिलाफ जा करके ले लिया या बेच दिया, बेचने वाले को भी लेने वाले के लिए भी, तो उपायुक्त जो है वो खुद एक्शन ले सकते हैं, या अगर उनको कोई आवेदन जाके दिया है तो भी एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लेंगे क्या करेंगे कि बेदखल करके निकाल देंगे जो जमीन लिया है। ठीक है, अब आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। भूमिहारी कुटुंब का कोई सदस्य किसी कृषि प्रयोजन के लिए कर्ज जुटाने हेतु बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या बैंक को अथवा राज्य या केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली किसी कंपनी या निगम को अपनी भूत रीति या उसके भाग का अधिकार सादा बंधक द्वारा अंतरित कर सकता है। मतलब नॉर्मल सा बात है कि भूमिहारी परिवार का अगर कोई सदस्य खेती के लिए पैसा चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो वो अपनी ज़मीन किसी सरकारी बैंक को या सरकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास बंधक रख देगा और जो होगा वो अपने उसके लिए पैसा वहाँ से ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यदि भूमिहारी कुटुंब का कोई सदस्य छोटा नागपुर भूत रीति अधिनियम 1869 के तहत परिभाषित किसी ग्राम में भूमिहारी भूत रीति धारण करता है तो वह अपनी भूत रीति या उसके किसी भाग को उसी रीति से और उसी सीमा तक अंतरित कर सकता है जैसा कोई अधिभोगी रैयत धारा 46 की उपधारा 3 के अधीन अपनी जोत में अपने अधिकार का अंतरण करता है। यदि किसी भूमिहारी भूत रीति का कोई सदस्य अपनी भूमिहारी भूत रीति या उसके किसी भाग को पट्टे द्वारा अंतरित करे तो पट्टेदार उसमें अधिभोगाधिकार अर्जित नहीं करेगा। तो सबसे पहले 1869 वाला जो नियम है वो समझिए। अगर कोई भूमिहार या भूमिहारी जमीन छोटा नागपुर भूत रीति अधिनियम 1869 के तहत दर्ज है तो बेचने या ट्रांसफर करने का नियम वही होगा जो धारा 46 में था। धारा 46 में वही था कि अपना थाना क्षेत्र के अंदर बेचिए और डीसी की मंजूरी से बेचिए, दो ही बात था। तो चलिए वही आधार पर बेचना है तो बेचिए, उससे आगे पीछे नहीं बिकेगा। और अब ये वाला जो पॉइंट है उसमें है कि किराएदार का क्या हक है। मतलब कोई भी अगर उसका भूमि ले लिया है तो इतना मान के चलिए कि कभी भी उसको ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलने वाला है। अगर कोई भूमिहारी अपनी ज़मीन किसी को पट्टे पर दे देता है तो उस किराएदार को उस ज़मीन पर कभी भी पक्का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, कभी भी पक्का हक नहीं मिलेगा। जब भी भूस्वामी चाहेगा उसको उसका ज़मीन वापस मिल जाएगा, वो उसको बेदखल करके निकाल देगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 48 का भूमिहारी भूत रीति के विक्रय पर प्रतिबंध। तो इसको भी पढ़ा जाए। 48 का कोई भी न्यायालय किसी भूमिहारी भूत रीति के अधिकार के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा। वो तो हम लोग पढ़े थे। किसी भूमिहारी कुटुंब द्वारा धारित किसी भूमिहारी भूत रीति के संबंध में बकाया लगान की वसूली हेतु भूमिहारी भूत रीति की बिक्री का आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ऐसे लगान की वसूली भूत रीति में शामिल भूमि की उपज की कुर्की या विक्रय द्वारा या ऋणी की किसी अन्य जंगम संपत्ति के विक्रय द्वारा ही किया जा सकेगा। तो इसको समझना बहुत सरल है कि सबसे पहले तो कह दिया कि कोई भी अदालत भूमिहारी जमीन को बेचने का आदेश तो दे नहीं सकता है। फिर अगर लगान का वसूली करना है तो कैसे होगा। अगर इस जमीन में कोई लगान बाकी है तो कोर्ट जमीन बेचने के बजाय एक दूसरा रास्ता बताता है। बोलता है कि जो उपज है, फसल है, उसको काट के ले आओ। इसके अलावा उसका कोई चल संपत्ति है, घर में गाड़ी है, बर्तन है, कुछ भी है, उसको बेच करके उसके पैसे से वसूलो अपना लगान या अपना जो भी बकाया लगान है उसको वैसे वसूला जाए। यानी कि कुछ भी बेचो, उसका खेत का फसल बेच दो, उसके घर का सामान बेच दो, उसके घर में गाड़ी है तो वो बेच दो, लेकिन क्या कहते हैं, जमीन नहीं बेचेगा। ठीक है, बाकी जैसे भी अपना बकाया पूरा करना कर सकते हैं जमीन को छोड़ करके। अगला जो है 49 नंबर हम लोग का धारा है, धारा 49 कतिपय प्रयोजनों के लिए भूमिहारी भूत रीति का अंतरण। धारा 46, 47, 48 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिभोगी रैयत या भूमिहारी कुटुंब का कोई सदस्य अपनी जोत या उसके किसी भाग को निम्न प्रयोजनों के लिए अंतरित कर सकेगा। पहला प्रयोजन, किसी औद्योगिक उद्देश्यों के लिए या कोई ऐसा प्रयोजन जो राज्य सरकार उसके सहायक प्रयोजन के लिए अधिसूचित करे या इनमें से किसी प्रयोजन के लिए उपेक्षित भूमि के गम्य पथ के प्रयोजन हेतु।
इतना हार्ड वर्ड में लिख देते हैं सर। गम्य पथ मतलब सड़क, सड़क के बारे में बात हो रहा है। किसी खनन कार्य के उद्देश्य से या कोई ऐसा प्रयोजन जो राज्य सरकार उसके सहायक प्रयोजन के लिए अधिसूचित करे या इनमें से किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि में गम्य पथ मतलब सड़क के प्रयोजन हेतु। अब बहुत सरल है समझना, इसको समझिए। विकास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबका खेती बचना चाहिए, सबका किसानी बचना चाहिए, सबका जमीन बचना चाहिए, लेकिन विकास भी उन्हीं के लिए किया जा रहा है, इसलिए विकास भी बहुत जरूरी है। और कभी कभी विकास के काम के लिए जब जमीन की जरूरत पड़ती है तब धारा आपका 46, 47, 48 जो बहुत कड़ा नियम है उसको थोड़ा सा ढीला कर दिया जाता है, क्योंकि बात है सबके विकास के लिए, इसीलिए थोड़ा ढीला यहाँ पर होता है, थोड़ा सा उसको मॉडरेट किया जाता है। तो कौन कौन से प्रयोजन में? औद्योगिक कोई इंडस्ट्री लग रहा है उस समय, खनन हो रहा है उसलिए, और रास्ता बना रहा है मतलब कि सड़क का निर्माण हो, तो सड़क पे सब चलेगा ना, कोई एक जन तो चलेगा नहीं, तो सड़क का निर्माण होगा तब भी। अगर कोई फैक्ट्री लगानी है या इससे जुड़ा कोई सहायक काम है तो जमीन लिया जा सकता है। अगर जमीन के नीचे कोई कोयला निकल गया, कोई खनिज निकल गया, कोई भी बड़ा कोई प्रोडक्ट जो अभी तक में नहीं पता था जो निकल गया, तो अब वहाँ खदान बनाएगा, वहाँ से खोद के निकाला जाएगा, तब वो ज़मीन चला जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर है कि अगर कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, तो वो सड़क तो बनाना पड़ेगा ना दोनों तक पहुँचने के लिए। अब वैसे के बीच में वो ज़मीन आ गया जहाँ की रोड बनाना ज़रूरी है, तो वैसे में भी ये ज़मीन जाता है और इसके लिए सरकार अनुमति भी लेती है, अच्छा मुआवजा भी देती है, वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा स्थिति है तो फिर ज़मीन लिया जाता है। चलिए आगे 50, भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन। धारा 46 और 47 में किसी बात के होते हुए भी उपायुक्त भूस्वामी द्वारा आवेदन देने पर निम्न प्रयोजनों के लिए भूधृति के अर्जन की अनुमति प्रदान कर सकेगा। खैराती, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार द्वारा खनन के प्रयोजनों के लिए। उपायुक्त अभी निश्चित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त अर्जित हितों के धारण को बाजार मूल्य पर 20% की रकम अधिनिर्णित करेगा। यदि जोत के किसी भाग पर मंदिर, मस्जिद या पूजा के अन्य स्थान, पवित्र उपवन, कब्र या शमशान हो तो उपायुक्त भूमि के अर्जन को प्राधिकृत नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो फिर नई जमीन मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, धारा 50 जो है वो बता रहा है कि भूस्वामी अपने जमीन को कैसे कैसे अर्जन कर सकता है, ठीक है, किन किन मौकों पर वो जमीन वापस ले सकता है। तो सबसे पहले वो डीसी को जाके आवेदन देगा, यही है, ठीक है। वो डीसी को सबसे पहले जाके आवेदन देगा और उसे इजाज़त लेगा। मालिक सीधे आपका ज़मीन जाके नहीं छीन सकता, वो पहले डीसी से आवेदन दे करके और उसे इजाज़त ले चुका है। मालिक अपनी ज़मीन तभी वापस ले सकता है जब उसे वहाँ कोई धार्मिक कोई स्थल बनाना है, कोई स्कूल खोलना है, कोई खैराती में हम लोग जैसे बोलते हैं ना, कोई चैरिटेबल संस्था बनाना है, तो वो कर सकता है। इसके अलावा खनन प्रोजेक्ट के लिए भी ज़मीन वो फिर सरकार ले सकती है। अगर खनन प्रोजेक्ट वाला बात आएगा तो सरकार लेगी फिर, ठीक है। और फिर मुआवजा के लिए कह रहा है कि अगर मुआवजा का बात आता है, अगर डीसी ज़मीन वापस दिलाने का आदेश दे देते हैं कि हाँ जाओ वापस ज़मीन ले लो, तो मालिक को उस ज़मीन की बाजार कीमत के अलावा 20% एक्स्ट्रा पैसा मुआवजे के तौर पर देना होता है, ठीक है। और एक और है कि अगर ज़मीन पर कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई कब्रिस्तान है, शमशान है ना, तो ऐसा अगर कुछ है तो डीसी साहब ऐसी ज़मीन को वापस लेने की अनुमति कभी नहीं देंगे। ये बात धारा 50 में कहा गया है, ठीक है, कि पहले तो वो आवेदन देने के लिए बोला और जाकर के डीसी साहब से अनुमति लिया, और अनुमति भी लिया कि चलो हम खैराती कुछ खोलेंगे, धार्मिक संस्थान खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, ऐसा प्रयोजन। अगर राज्य सरकार है तो खनन का प्रयोजन लेकर के ज़मीन लिया जा सकता है वापस। और अगर ज़मीन ये लोग वापस ले रहे हैं तो 20% क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे, है ना, मुआवजा देंगे। लेकिन तब भी इतना करने के बाद भी अगर वो वहाँ मंदिर, मस्जिद और पूजा स्थल है, पवित्र उपवन है, कब्र है, शमशान है, तो उपायुक्त साहब भूमि के अर्जन को प्राधिकृत नहीं करेंगे, ठीक है। यही कहा जा रहा है धारा 50 में। अब 51 को समझिए, अंतरण की सूचना के भूतपूर्व भूस्वामी को दिए गए लगान के लिए अभिधारी भूस्वामी के हित के अंतरिति के प्रति दायी नहीं होगा। यदि भूस्वामी के हित का अंतरण कर दिया गया हो तो अंतरण के बाद देय लगान के लिए अभिधारी उत्तरदायी नहीं होगा। ये थोड़ा सा अलग बात अब आ गया, पूरा अलग हट गए हम लोग। अब माइंड में एक नया कहानी बैठाइए, ठीक है, धारा 51 के लिए, पुराना कुछ भी नहीं रखिएगा। धारा 51 क्या कह रहा है कि
लगान की जिम्मेदारी। और ये तब आता है, पहले कहानी समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ज़मीन था, उसका मालिक का नाम था ए। अब वो ज़मीन, वो उसको भूस्वामी था ये इसका, अब वो बी को बेच दिया। अब इस ज़मीन का भूस्वामी बी है, लेकिन यहाँ जो किसान रैयत था वो बेचारा ए को जाके लगान देता था, और इसको कोई बताया ही नहीं कि ए अपना ज़मीन बी को दे दिया है और बी अब इसका भूस्वामी है। इसको पता नहीं था, ये सारा लगान जाके ए को ही चुकाते रह गया, ठीक है। बी जब इससे लगान मांगेगा तो इसको बचाना पड़ेगा ना, अब सीएनटी का एक्ट इसको बचाएगा ना, क्योंकि ये लगान बेचारा ए को तो कम से कम दिया है। तो यही कह रहा है कि अब ये लगान चुकाने का उत्तरदायी नहीं है। तो यही बात हम लोग है कि एक मालिक ए था और एक मालिक बी बन गया। जब तक किसान को इस बदलाव के बारे में कोई लिखित सूचना नहीं मिला तो बेचारे को पता ही नहीं था, इसको पता ही नहीं था, और ये मालिक ए को ही लगान बार बार देते चला गया। नया मालिक उसे दोबारा लगान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, यही कहा जा रहा है। ए को मिल गया था, तुम जाओ अपना हिसाब ए से करना, वो तुम इस रैयत से जाके नहीं कर सकता है ना। यही बात इसमें समझाया गया है कि मतलब जब तक मालिक बदलने की खबर उसको लिखित नहीं मिल जाता, पुराने मालिक को दिया गया है लगान सही माना जाएगा, इसका शिकायत भूस्वामी कहीं नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग 51 से आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, चलिए 51 का अध्याय 9 लगान के बारे में साधारण उपबंध, ठीक है। पहले पढ़ेंगे 51 का लगान की स्थिरता के बारे में उपधारणाएं। यदि किसी भूधारक, ग्राम मुखिया या रैयत ऐसे लगान की दर पर भूमि धारण किया हो जो स्थायी बंदोबस्त के समय से परिवर्तित ना हुआ हो तो लगान की दर को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसको समझने में तो हार्ड ही नहीं है कि अगर कोई भूधारक या किसान ऐसी जमीन जोत रहा है जिसका लगान स्थायी बंदोबस्त जो हुआ था ना, परमानेंट सेटलमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, उसी समय हुआ था, तो उस समय नहीं बदला गया तो अब नहीं बदला जाएगा। अब मान लिया जाएगा कि हमेशा के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो 52 धारा जो है किस्त, अभिधारी टीनेंट द्वारा लगान का भुगतान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत पर 4 किस्तों में किया जाएगा, ठीक है। देखिए मतलब इसको पूरा बोझिल नहीं बनाया गया है, इसको थोड़ा किसान के लिए बहुत आरामदायक बना दिया गया है। किसान को सारा लगान एक साथ देने की जरूरत नहीं है। लगान साल भर में 4 किस्त, क्योंकि आप 12 महीना पढ़ते हैं, है ना, 3 चौका 12, हर 3-3 महीने पे वो 4 किस्त में जा करके अपना लगान क्या करेगा, चुका देगा, ठीक है। उसको एक बार में भार नहीं पड़ेगा, हर 3-3 महीने पे दे दिया जाके। 53 नंबर लगान भुगतान की रीतियां। क्या होगा रीति, लगान का भुगतान माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश मनी ऑर्डर द्वारा उपायुक्त के माध्यम से किया जा सकता है। देखिए पहले के जो हम लोग के भूस्वामी लोग थे ना, बहुत होशियार थे। कोई किसान लगान का राशि लेके घूमते रहता था और नहीं लेते थे, वो ले लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस जो होता है वो टैक्स वैक्स कैसे लेंगे, ब्याज कैसे लेंगे, टैक्स छोड़िए ब्याज कैसे लेंगे, इसलिए उस समय नहीं लेते, तो बाद में बोलते थे कि तुम दिया नहीं और इसलिए तुम थोड़ा सा ज़्यादा दो। तो इस सबसे बचाने के लिए किया गया कि अगर कोई नहीं लेता है ना तो जा करके उसको डायरेक्ट क्या कीजिए, मनी ऑर्डर कर दीजिए और उसका जो रिसिप्ट है रख लीजिएगा। तो जब मनी ऑर्डर कर दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि लगान चुक गया। वही सब रीति आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि लगान चुकाने के 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है सीधे मालिक की कचहरी में जाकर दे देना है। दूसरा तरीका है मनी ऑर्डर से दे दीजिए। तीसरा है कि उपायुक्त के डीसी ऑफिस में जाकर के दे दीजिए, डीसी के माध्यम से। तो उसमें सबसे अच्छा तो मनी ऑर्डर ही रहता है। चलिए 54 नंबर देखते हैं, लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद। अब रसीद मिलना भी जरूरी है क्योंकि ब्याज चुका है यहाँ। भूस्वामी द्वारा लगान या उस पर ब्याज या दोनों का भुगतान प्राप्त होने पर एक हस्ताक्षरित रसीद अभिधारी को दिया जाए। लगान के भुगतान की रसीद देने में असफल होने पर भूस्वामी या उसके अभिकर्ता को 1 माह का सादा कारावास, मतलब साश्रम नहीं, बेचारा जाएगा खाएगा पिए रहेगा, 100 रुपये जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले हम लोग कहें कि ये जाकर के क्या क्या पेमेंट किया, अब इसको पेमेंट के बदले रसीद मिलना चाहिए। 54 में कह रहा है, धारा 54 में कि उसको रसीद मिलना चाहिए। भूस्वामी का कर्तव्य बनता है कि वो उसको अनिवार्यतः रसीद दे। अगर नहीं देता है तो क्या होगा कि भूस्वामी पर 1 माह का कारावास भी लग सकता है और 100 रुपये जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों भी लग सकता है। अब चलिए 55, उपायुक्त या न्यायालय में लगान का निक्षेप। यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अभिधारी को लगान की रसीद देने से इनकार करे या अभिधारी को लगान प्राप्त करने वाले
हकदार व्यक्ति के बारे में कोई संदेह हो तो अभिधारी उपायुक्त के न्यायालय में लगान की रकम जमा कर सकता है। तो ये भी सिंपल समझ में आपको आ गया है कि अगर कोई भूस्वामी है, रसीद नहीं दे रहा है, नखरा दिखा रहा है कि नहीं देंगे, अच्छा दे देंगे बाद में, या फिर किसान को समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमको लेना किससे है, क्योंकि कभी कभी किसान बड़े भोले होते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब इसके घर में 2-4 लोग हैं, अब इस बेचारे को समझ ही में नहीं आ रहा कि किसके पास वो राइट है कि जो हमको रसीद देगा। अब ऐसे स्थिति में ये क्या करेगा, किसान परेशान होने के बजाय क्या करेगा, उपायुक्त या डीसी साहब के दफ्तर में जाकर ही अपना लगान जमा कर देगा। वहाँ से जो रिसिप्ट मिलेगा वही मान्य हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से उसको पूरा पुख्ता आश्वासन मिल जाता है कि अब आपके हाथ में रसीद है। तो इससे बच गया वो, नहीं तो वो अभी चंगुल में फंसा रहता है भूस्वामी के। जमा की प्राप्ति और उसके भुगतान की प्रक्रिया। अभिधारी या अभिकर्ता के लिखित आवेदन करने पर उपायुक्त जमा प्राप्त करके उसकी एक रसीद प्रदान करेगा। तो चलिए 56 में वही कह रहा है आपको कि अब ये रसीद कहाँ से मिल रहा है, डीसी ऑफिस से मिल रहा है। अभिधारी या अभिकर्ता के लिखित आवेदन करने पर उपायुक्त जमा प्राप्त करके उसके एक रसीद प्रदान कर रहे हैं, है ना। जब किसान या उसका कोई आदमी डीसी के पास गया और आवेदन देगा, अधिकारी वो पैसा तो स्वीकार कर लेंगे और किसान को एक सरकारी रसीद काट के दे देंगे। ठीक है, ये रसीद मालिक को दिए गए लगान के बराबर ही मान्य माना जाएगा। अब 57 नंबर देखिए कि जमा के पूर्व देय लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा। यदि उपायुक्त द्वारा कोई जमा प्राप्त किया गया हो तो जमा के पूर्व के लगान के संबंध में लगान जमा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद नहीं चलाया जाएगा। तो यही सब नियम तो इसीलिए बनाया गया था ताकि इन लोगों का रक्षा किया जा सके। जैसे देखिए, एक बार उपायुक्त किसान से लगान ले लिए और बहुत अच्छा उसको एक रसीद दे दिए। ठीक है, वो लेके चला गया। अब मालिक जो है वो लालची है, मतलब भूस्वामी लालची है। किसान पर बहुत समय के बाद वो बैठा हुआ था बहुत इंतजार में कि ठीक है थोड़ा टाइम जाने दो तब हम जा कर के केस करेंगे। तो बहुत समय के बाद जाएगा किसान पर मुकदमा करने। तो उसके पास तो किसान के पास पुख्ता रसीद है ना, तो उसका मुकदमा नहीं दायर होगा क्योंकि मुकदमा कर ही नहीं सकता है वो, उसके पास डीसी साहब का रसीद है। तो ये एक तरह से किसान के लिए सुरक्षा कवच है ना। तो अब यहाँ पर वो मुकदमा से बच गया, बस उस कागज को बचा के रखना है, उसको वो रसीद को बचा के रखना है, यही कह रहा है यहाँ पे। किसान पुराने समय के लिए उस पर मुकदमा नहीं चला सकता है। मुकदमा करने जाएगा उससे पहले अगर सुनवाई होगा तो दिख जाएगा कि हाँ उसके पास रसीद है, वो लगान दिया था। अब 58 नंबर, धारा 58 क्या है, लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज। यदि देय तिथि को सूर्यास्त के पूर्व लगान का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा। मान लीजिए कि 15 तारीख था, ऐसे तो और दूसरा है, लेकिन मान लीजिए कि 15 तारीख को उसको लगान चुकाना था। तो 15 तारीख का सूर्य डूब जाए शाम में, ठीक है, शाम हो गया तो सूरज डूबा और ये समझ लिया गया कि अब वो आदमी लगान लाके नहीं देगा। ठीक है, अब उस पर टैक्स लगाओ। ठीक है, मतलब जो भी उसका ब्याज बनता है अब उस पर लगेगा। यदि भूस्वामी राज्य सरकार है तो कृषि वर्ष के अंत में लगान का भुगतान नहीं किए जाने पर उसे लगान का बकाया समझा जाएगा। और भूस्वामी अगर राज्य सरकार है तो कृषि का अंत, कृषि का शुरुआत आप पढ़े थे, तो कृषि के अंत के दिन समझ लिया जाएगा कि अभी इस साल का इसका लगान बाकी रह गया और अब अगले साल अगर ये देता है तो उस पर ब्याज लगेगा। लगान की बकाया राशि पर अधिकतम 6.25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लगेगा। ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज लगाना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाना है, साधारण ब्याज लगेगा। यदि अभिधारी किसी कृषि वर्ष में बकाया लगान की राशि का भुगतान अगले किसी वर्ष के भीतर कर दे तो संदेय लगान की राशि पर अधिकतम 3% की दर से ब्याज लगेगा। बहुत सिंपल बात कह रहा है। देखिए, वो लगान नहीं चुकाया, उसको 6.25% वार्षिक दर से लगान पर ब्याज लगा दीजिए। लेकिन क्या हुआ ना कि अगला जो कृषि वर्ष था वो जाते जाते में वो चुका दिया सारा, पहले साल वाला जो भी था वो लगान चुका दिया, तो उसको थोड़ा सा गिफ्ट दीजिए क्योंकि इतना अच्छा काम किया है। तो उसको 3% अधिकतम लगाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा। मतलब लगना था 6.25, है ना, लेकिन वो बहुत मेहनत करके दूसरा में ही चुका दिया था, इसलिए इसको क्या किया गया, अधिकतम 3% ही लगान पर ब्याज चढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे 59, धारा 59, भूधारक की बेदखली एवं बकाया के कारण पट्टे का रद्द किया जाना। यदि भूधारक का लगान बकाया हो तो उसका पट्टा रद्द करते हुए उसे बेदखल किया जा सकता है। लगान नहीं देगा तो बेदखल तो होगा ही। 60 नंबर, लगान के बकाया का काश्तकारी का पर प्रथम भार होना। काश्तकारी का लगान काश्तकारी
पर प्रथम भार होगा, परंतु यदि लगान के बकाये के भुगतान हेतु काश्तकारी का विक्रय कर दिया जाए तो खरीदार उस काश्तकारी का विक्रय की तारीख से पूर्व के लगान के भार से मुक्त होगा। अगर किसी किसान की जमीन नीलाम हो रही है और बेचा जा रहा है तो सबसे पहले उसका जो भी लगान का बकाया है उसको चुका लिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर कुछ बच जाता है तो फिर कर्जदार बाकी लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले लगान चुकता किया जाएगा। 61 जो है धारा, वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण। यदि भूधारक द्वारा लगान वस्तु रूप में दिया जाता रहा हो तो वह इसे धन लगान के रूप में रूपांतरित करने हेतु उपायुक्त या किसी राजस्व अधिकारी के पास आवेदन देगा। हम लोग इसके बारे में पढ़े थे धारा 61 के बारे में, जहाँ पेड़ पौधा और किसके बारे में पढ़ रहे थे, पेड़ का फल खाने में लड़ाई हो रहा था और जमीन पे मछली पालन वालन वाला ना बांध के लिए, तो वहाँ भी धारा 61 हम लोग पढ़ रहे थे। उपायुक्त या राजस्व अधिकारी उचित जांच के पश्चात वस्तु लगान के बदले धन लगान के रूप में दी जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा, ठीक है। तो हम लोग इस धारा के अंतर्गत यही पढ़े हुए हैं कि पुराने समय में कई किसान पैसों की जगह में अनाज, है ना, अनाज के रूप में ही लगान देते थे कि ऐसे करके खेत है, उसका 4 भाग हुआ तो 3 खुद रखेगा, 1 भाग लगान के तौर पे चुका देता था, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंज होने लगा। अब है कि जो भी लगान हम वस्तु के रूप में दे रहे थे वो डायरेक्ट क्या धन के रूप में दें, नकद के रूप में दें, ठीक है। तो अगर कोई किसान ऐसा चाहता है कि पहले हम वस्तु के रूप में दे रहे थे, अब हमको नगद देने का मन है, तो अपने से नहीं बदल सकता, उसको सबसे पहले डीसी के पास जाके आवेदन देना होगा, ठीक है, अर्जी देना होगा। और फिर डीसी साहब आएंगे और फिर ज़मीन के हिसाब से वो तय करेंगे कि आज के हिसाब से कितना नगद तय होना चाहिए, क्योंकि पहले का ज़माना अलग था, अभी में कुछ अलग है, तो अभी के हिसाब से कितना नगद उनको देना चाहिए वो तय करेंगे। फिर डीसी साहब जांच करेंगे और तय करेंगे कि अनाज की जगह अब कितना पैसा सालाना लगान के रूप में देना चाहिए। तो यही वाला बात हम लोग 61 में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 61 का अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण। यदि किसी अधिभोग जोत का लगान वस्तु रूप में भुगतान किया जाता रहा हो और राज्यपाल उसे रूपांतरित करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं तो उपायुक्त स्वप्रेरणा से या रैयत अथवा भूस्वामी के आवेदन करने पर धन लगान के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण कर सकेगा। देखिए 61 में आप पढ़े थे कि वो खुद कहने गया था कि अब हम वस्तु के रूप में नहीं देना चाहते हैं लगान, किसके रूप में देना चाहते हैं, नगद के रूप में देना चाहते हैं। लेकिन 61 का कहता है कि यही बात अगर कोई राज्यपाल या कोई प्राधिकारित सूचना मिल जाए तो भी उपायुक्त अपनी स्वप्रेरणा से ऐसा काम कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे क्या कहता है 62 नंबर। 62 धारा कहता है रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित रहने की कालावधि। यदि धारा 61 के अधीन किसी जोत का लगान रूपांतरित किया गया हो तो अगले 15 वर्षों तक वहां लगान बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। हाँ देखिए, यदि धारा 61 के अधीन किसी जोत का लगान रूपांतरित किया गया हो तो अगले 15 वर्षों तक वहां लगान बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। मतलब अभी तो नियम बना था कि वस्तु रूप में नहीं, अब पैसा के रूप में, नगद के रूप में पैसा देना है लगान, तो तुरंत अगले साल बढ़ा देगा तो दिक्कत की बात है। तो जब ये एग्रीमेंट दोनों में हुआ कि अब हम अनाज नहीं दे करके आपको डायरेक्ट नगद देंगे, तो ये नगद कम से कम तो 15 साल के लिए स्टेबल रहेगा, ठीक है। यही कहना चाह रहा है कि अगले 15 साल तक ना लगान बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा। लेकिन अपवाद तो सब जगह है, तो अब कोई अपवाद होगा तभी बढ़ेगा चाहे घटेगा। इसे भूस्वामी द्वारा की गई अभिवृद्धि अथवा जोत के क्षेत्र में परिवर्तन तथा उपायुक्त या राजस्व अधिकारी के आदेश से ही 15 वर्ष पूर्व बढ़ाया जा सकता है। पहले तो हम लोग बोले कि दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तो 15 साल तक ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, लेकिन कोई स्थिति है कि बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगर मालिक जमीन में कुछ बड़ा सुधार करता है, ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा सिंचाई व्यवस्था कर लेता है, तो जब भूस्वामी सिंचाई व्यवस्था किया तो उसको बहुत खर्चा लगा ना, तो वो अगर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है और इसका लाभ भी उसी रैयत को होने वाला है, तो क्या होगा कि वो थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, लगान में बढ़ोतरी कर सकता है। या फिर जमीन का क्षेत्रफल में कुछ हेर बदल हो गया, कुछ बढ़ा दिया गया तब भी होगा, घटा दिया गया तो फिर लगान घटेगा। जैसा हो, जो भी हिसाब से बदलाव होगा उस हिसाब से लगान में भी बदलाव हो सकता है, ठीक है। 15 साल से पहले भी हो सकता है या फिर डीसी साहब के कहने पर भी हो सकता है। इसे राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही 15 वर्ष पूर्व घटाया जा सकता है। फिर वही बात, डीसी साहब से जाके अनुमति लीजिए, बिना उनके आदेश के 15 वर्ष पहले ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है।
62 तक तो पढ़ लिए हम लोग, 63 पढ़िए। भूस्वामी द्वारा लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने का दंड। हाँ, यदि कोई भूस्वामी काश्तकार से विधि पूर्वक देय लगान एवं बकाया ब्याज के अतिरिक्त कोई धनराशि या वस्तु वसूलता है या अतिरिक्त भुगतान की शर्त रखता है तो भूस्वामी 6 माह के साधारण कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों के दंड का भागी होगा। ये तो सिंपल बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई मालिक अपने किसान से तय लगान जो हुआ था दोनों के बीच में, उसके अलावा बोलता है कि नहीं इतना एक्स्ट्रा रुपया तुमको हमको देना पड़ेगा, चाहे एक्स्ट्रा पैसा लेता हो वो उससे, चाहे कुछ अनाज ही उसके खेत से उठा के लेके जाता हो, तो ऐसी स्थिति में ये फालतू पैसा जो वो ले जा रहा है वो एक तरह से अपराध है, वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। ऐसा जो भी भूस्वामी है उसको 6 महीने का जेल हो सकता है, 500 रुपये जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9 का बंजर भूमि का बंदोबस्त। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसमें 63 का पढ़ेंगे, फिर 63 खा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना। राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित प्रारूप में पट्टे पर किया जाएगा। पट्टा 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिसमें से एक प्रति संबंधित रैयत को दी जाएगी तथा एक प्रति जिले के उपायुक्त को भेज दी जाएगी। ठीक है, देखिए हम लोग की तरफ ना बहुत सारा भूमि अभी बंजर है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है ना कि जो भी खाली पड़ा हुआ बंजर जमीन है उसको बंदोबस्ती करती है, उसको खेती लायक बनाने के लिए उसको लोगों को बांटती है, उसको पट्टे पर दिया जाता है। ठीक है, पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार बंजर जमीन को पट्टे के जरिए बांट रहे हैं। उसमें 2 कॉपी तैयार करेगा। पहला कॉपी जो है जो बनेगा वो जो इंसान रैयत कहिए उसको, किसान कहिए, जो वो पट्टा लिया है उसको दिया जाएगा, और दूसरा जो है 2 प्रति बना था ना, एक प्रति तो इस किसान को दे दिया गया और दूसरा प्रति डीसी ऑफिस में जा करके जमा करके रख लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ वो सुरक्षित रखा जाएगा। अब देखिए बंदोबस्त को रद्द किया जाना, मतलब कि अब किसी को बंजर भूमि बंदोबस्ती से मिला था तो कौन कौन सा ऐसा शर्त है जिसमें आप कहेंगे कि वो बंदोबस्ती रद्द हो सकता है। यदि उपरोक्त रीति से बंदोबस्त किसी भूमि पर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों की समय अवधि में खेती ना की गई हो, मतलब कि ये जो राम था वो बंदोबस्ती तो करा लिया एक बंजर भूमि का, लेकिन 5 साल तक उसको आबादी नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, तो क्या किया जाएगा, बंदोबस्ती रद्द करके जमीन वापस ले लिया जाएगा। अथवा उसका संक्रमण किया गया हो तो जिले का उपायुक्त बंदोबस्त को आपदस्त या क्या लिखा है आपास्त करने तथा ऐसी भूमि का पुनः बंदोबस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा। या फिर अभी तो हम बोले कि 5 साल तक आबाद नहीं किया, खेती ही नहीं शुरू किया, कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, या फिर उस जमीन का वो गलत तरीके से कोई इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसका क्या करना है, बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाएगा, फिर वो जमीन किसी दूसरे को तीसरे को देने के लिए अब वो है, मतलब दिया जा सकता है, फिर अब दूसरे के साथ करार किया जाएगा उस बंदोबस्ती के लिए। अध्याय 10 भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्णोपबंध। धारा 64 क्या कहता है, उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन। कोड़कर भूमि तो हम लोग खूब पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़े है ना। कोड़कर भूमि होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए, जल्दी से इसका डेफिनेशन अपने मन में याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोड़कर क्या होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा की वजह से सब जमीन थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन से अलग है। अगर आप ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा तो बहुत दिक्कत की बात है। देखिए, जब कोई किसान पथरीली खाली पड़ी बेकार भूमि को कोड़कर खेत के रूप में या धान के खेत में बदल दे तो उसको हम लोग कोड़कर भूमि कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग ये नियम जो भी होगा कोड़कर भूमि से संबंधित होगा उसी को पढ़ेंगे। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा, मतलब पहले जाके उसे आज्ञा लेके आएगा, ठीक है, सिर्फ भूमि को कोड़ कर में परिवर्तित कर सकता है। मतलब कि कोई भी गांव का किसान या भूमिहीन श्रमिक पहले जाएगा, उपायुक्त से आज्ञा लेगा और किसी जमीन को कोड़कर उसको परिवर्तित कर सकता है। अब नोट में क्या लिखा है कि रैयत द्वारा प्रति भूमि या टाड़ को कोड़कर तैयार किया गया धान का खेत कोड़कर कहलाता है। इस प्रकार तैयार खेत प्रारंभ में लगान से मुक्त होता है तथा बाद में लगान का निर्धारण किया जाता है जो सामान्य लगान दर से कम होता है। तो इसमें तो कुछ भी समझाना नहीं है हमको, आगे बढ़ेंगे। 66 नंबर, भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने पर प्रतिषेध। मतलब अब आप कोई भी भूमि जाकर के कोड़कर नहीं बना सकते, उसका भी कुछ कुछ प्रोहिबिशंस है ना, रोक है कुछ कुछ। कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाले बगीचे, कृषि भूमि, वास भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकता। अब किसी के कब्जे में है, डायरेक्टली उसका कब्जा है, उसका पक्का कब्जा है,
तो उस भूमि को कोड़कर बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हो गया कि जमीन पर, कोई भी जमीन पर पहले से किसी का बगीचा है, कोई वहाँ कुछ उपजा रहा है, खेती कर रहा है, सब्जी उब्जी उगा रहा है, तो उसको कोड़कर में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, कहीं किसी का घर बना हुआ तो उसका घर को तोड़ करके आप उस जमीन को कोड़कर नहीं बना सकते हैं। यही बता रहा है प्रतिषेध। ठीक है, मतलब किस किस जमीन पर प्रोहिबिशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोड़कर में अधिभोगी भोग्या अधिकार, क्या क्या राइट्स मिलेंगे इन लोगों को। ऐसा रहिए जो किसी भूमि को जोतता या धारित करता है और उस जोत को उसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने कोड़कर में परिवर्तित कर दिया है, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने उस भूमि पर 12 वर्षों तक खेती नहीं की है या उसे धारण नहीं किया है, उस पर उसका अधिभोगाधिकार होगा। हम लोग पढ़ रहे थे ना, अधिभोगाधिकार के लिए 12 वर्ष का जो रूल था, है ना, कि 12 वर्ष का उसको समय पूरा गुजारना पड़ता था। लेकिन कोड़कर भूमि में जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है, बहुत मेहनत किया है, इसी का उसको उपहार दिया जा रहा है कि उसको 12 समय का जो पाबंदी है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यही कहा जा रहा है। अब अगला है 67 का, कोड़कर में समपरिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारण। कोड़कर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान नहीं देना होगा। कोड़कर भूमि में ये भी एक नया, मतलब नया क्या कह सकते हैं, एक एक्स्ट्रा उपहार है कि शुरू का 4 साल में कोई भी लगान नहीं लगना है। 4 वर्ष की अवधि के उपरांत कोड़कर भूमि पर लगान की दर में तृतीय वर्ग की धनहर भूमि के लिए प्रचलित दर से अनधिक या रूढ़ी के अनुसार इस दर के आधे से अधिक नहीं होगी। मतलब 4 साल के बाद लगान तय भी होगा, तो अगर गांव में वैसा ही कोई ज़मीन है तो उसका लगान से आधा ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब बाकी जो गांव में और भी किसान है उसके पास उतना ही अगर ज़मीन है तो उसका जो लगान होगा उससे आधा होगा। 68, काश्तकार को बेदखल नहीं किया जाना। किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवाय उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो ये आप 68 याद रखिएगा, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे है 69, संपहरण से राहत। यदि किसी अधिभोगी या अनाधिभोगी रैयत द्वारा उचित तरीके से भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है या उसने अधिनियम के किसी शर्त का उल्लंघन किया हो तो उसे बेदखल किया जा सकता है, परंतु यदि उसने निर्धारित समय अवधि में आदेश द्वारा निर्धारित प्रतिकर की रकम चुका दी हो तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है। तो ये तो समझना, ये भी आसान ही है ना। अगर किसी किसान को नियम तोड़ने के कारण बेदखल करने का आदेश दे दिया गया, ठीक है, लेकिन किसान आदेश में तय किए गए जुर्माना, जो भी उसको जुर्माना लगा था, वो समय रहते ला करके दे दिया, चुका दिया बेचारा, तो जब वो चुका ही दिया तो फिर उसको कहेगा बेदखल करना, तो तुरंत उसकी बेदखली रद्द कर दी जाएगी। यानी कि पैसा चुका लेते हैं अगर आप, तो आपकी ज़मीन बचाई जा सकती है। मतलब हर मुमकिन प्रयास किया गया है कि ज़मीन को बचाया जा सके। इसको बेदखली का जो था वो पूरा क्लियर हो गया था, निर्धारित कर दिया था कि बेदखली होगा, लेकिन तब भी जो बेदखली से पहले ये क्या किया, जो भी इस पर लगान था, जो भी हर्जाना इस पर लगाया गया था, बेचारा सब चुका दिया, तो फिर और कोई बात नहीं है, इसका ज़मीन वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है धारा, कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, 69 पढ़ रहे थे ना, हम ही पढ़ते पढ़ते भूल गए। चलिए 70, बेदखली की डिक्री या आदेश कब प्रभावी होगा। बेदखली की डिक्री या आदेश संबंधित कृषि वर्ष के अंत से या न्यायालय द्वारा आदेशित पूर्व की किसी तारीख से प्रभावी होगा। जनरली क्या होता है ना कि देखिए, बेदखली का जो आदेश होता है वो खेती, जो एग्रीकल्चरल एरिया होता है, एग्रीकल्चर ईयर जो होता है ना, एग्रीकल्चर ईयर उसको कहते हैं खेती का साल, खेती के साल के अंत में लागू होता है। फसल उसल कट जाए, क्योंकि अगर मान लेते किसी खेत में फसल लगा है और आप उसको बीच में बेदखली कर दीजिएगा तो गलत बात है ना। वो अपना फसल उसल काट के जो साल है वो समाप्त कर ले, उसके बाद जो बेदखली है वो होना है, वो नियम से होगा। चलिए 71, गलत तरीके से अगर निकाले गए हैं तो किसान की वापसी कैसे करेंगे ना। विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति। कोई बेदखल काश्तकार बेदखली की तिथि से 1 वर्ष, अधिभोगी रैयत की दशा में 3 वर्ष के भीतर काश्तकारी के कब्जे में प्रतिस्थापित कर दिए जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। हाँ, तो यहाँ क्या समझना है हम लोग को, समझना है कि अगर गलत तरीके से किसान को उसके ज़मीन से बाहर निकाल दिया गया है तो वो वापसी के लिए, अपनी वापसी के लिए, मतलब अपने ज़मीन को फिर से वापस पाने के लिए कैसे कैसे वो डीसी साहब को जा करके आवेदन देगा, उसके बारे में है। तो देखिए 2 चीज़ समझिएगा। अधिभोगी रैयत है तो वो
बेदखली के 3 साल तक आवेदन दे सकता है। और उसके अलावा अगर कोई नॉर्मल काश्तकार है, तो मतलब अनाधिभोगी रैयत है, तो वो 1 साल के भीतर में ही आवेदन देगा कि मेरा बेदखली गलत हुआ था और हमको फिर से इस पर विचार कीजिए। ठीक है, आवेदन दे सकता है। इसके भीतर काश्तकारी के कब्जे में प्रतिस्थापित किए जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। तो दोनों का समय केवल आपको इसमें याद रखना है। 71 में क्या समय याद रखना है कि अगर अधिभोगी रैयत है तो उसके पास 3 साल का समय है, और वो अगर अनाधिभोगी रैयत नॉर्मल किसान है तो उसके पास 1 साल का समय है। ठीक है। 71 का पढ़िए। 71 क्या क्या कहता है? विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पुनः कब्जा वापस दिलाना। यदि किसी समय उपायुक्त को पता चल जाए कि अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन का अंतरण धारा 46 के उल्लंघन करके या कपटपूर्ण तरीके से कराया गया, मतलब गलत तरीके से करा लिया गया, तो वह अंतरीति को सफाई देने का उपयुक्त समय प्रदान करेगा तथा अंतरीति को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ही जमीन से बेदखल करके अंतरक को भूमि वापस दे सकेगा। तो इसको एकदम एकदम हम लोग सरल शब्द में समझ के देते, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अगर डीसी साहब को पता चलता है कि किसी आदिवासी एसटी की जमीन धारा 46 का उल्लंघन करके धोखाधड़ी से इसको खिला पिला के, दारू पिला करके, चाहे कैसो करके ले लिया गया, तो डीसी साहब को जैसे ही पता चलेगा वो तुरंत एक्शन लेंगे। और डीसी साहब एक्शन लेंगे और जो भी इंसान गलत तरीके से इसका ज़मीन लिया था, वो उस पर चाहे कुछ भी बना लिया हो, कुछ भी वो उस पर कर लिया हो, उसको कोई मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो धोखाधड़ी से इसका ज़मीन लिया था। तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलना है, कोई पैसा नहीं मिलना, उसको तुरंत तुरंत निकाल दिया जाएगा। और ज़मीन जो है वो एसटी आदिवासी जो मालिक हैं उनको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है ये नियम आपको। ठीक है, 71 का। अब आगे बढ़ते हैं 71 के। अच्छा, अभी 71 का बहुत लंबा है। चलिए, अगला जो नियम है वो कह रहा है कि अंतरक या उसका कोई वारिस उपलब्ध नहीं होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत ना होने की दशा में उस भूमि को स्थानीय नियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति के दूसरे रैयत के साथ पुनर्बंदोबस्त कर सकेगा। ठीक है, मतलब कि अगर जमीन का असली मालिक, मतलब जो आदिवासी थे, उसका कोई वारिस ही नहीं मिल रहा है, तो डीसी साहब क्या करेंगे? उस जमीन का बंदोबस्त उसी गांव के, सेम गांव के किसी दूसरे जरूरतमंद आदिवासी के साथ कर देंगे। ठीक है, लेकिन गांव के बाहर नहीं जाना। यदि अंतरीति ने अंतरण की तारीख से 30 वर्षों के भीतर ऐसी जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन का निर्माण कर लिया हो और अंतरक उसका मूल्य चुकाने को रजामंद ना हो, तो उपायुक्त अंतरीति को 2 वर्ष के भीतर उस भवन को हटाने का आदेश देंगे। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन को स्वयं हटवा देंगे। तो ये बात तुम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि अंतरीति ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 लागू होने के पूर्व ही ऐसी जोत पर भवन का निर्माण कर लिया है, तो वह अंतरीति को आदेश देंगे कि वह अंतरक को उसके आसपास समतुल्य का कोई जोत उपलब्ध करा दे या अंतरक के पुनर्वास के लिए उपायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिकर चुका दे। अंतरीति द्वारा ऐसी शर्तों पर सहमत हो जाने पर वह अंतरण को विधि मान्यता प्रदान कर सकेगा। तो बस वही बात है कि अगर 1969 से पहले का है तो ठीक है, तुम उसके बदले मुआवजा दे दो या फिर इसको उसी तरह का कोई ज़मीन उस गांव में खरीद के दे दो। ऐसे ही था, हम लोग पढ़े थे, इसको दोबारा हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है। यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि अंतरीति ने कब्जा द्वारा भूमि पर हक अर्जित किया है तथा अंतरित भूमि को अंतरक को पुनर्बंदोबस्त कर देना चाहिए, तो अंतरक को उपायुक्त के पास उतनी धनराशि जमा करानी होगी जितनी रकम में भूमि का अंतरण किया गया था। अतः उपायुक्त उस भूमि के बाजार मूल्य तथा भूमि में किए गए सुधारों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर का निर्धारण कर सकेगा। तो ये तो हम लोग पूरा समझ गए। अब हम लोग चलेंगे 71 खा। शासित या दंड। यदि इस अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन करके या कपटपूर्ण तरीके से किसी भूमि का अंतरण किया जाए और अंतरीति को इसकी जानकारी हो, अंतरीति 3 वर्ष तक के कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडित होगा। अपराध जारी रहने की दशा में अपराध की अवधि तक अंतरीति को प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। 71 खा को समझिए। ये धारा उन लोगों के लिए है जो कानून तोड़ देते हैं और आदिवासियों की ज़मीन हड़पते हैं, उन लोगों से बचने के लिए है ये। अगर कोई जानबूझकर धोखाधड़ी से धारा 46 को एकदम दरकिनार करके ज़मीन का ट्रांसफ़र करता है या करवाता है, तो उसको 3 साल का
उसको 3 साल का जेल का सजा होने का प्रावधान किया गया है और उसको 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने के लिए कहा गया है। और अगर कोई कोई स्थिति ऐसा हो तो दोनों दोनों दंड लग सकता है, 1 साल का कारावास भी मिलेगा और 1,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि वो इतना ढीठ था कि आगे भी वो अपना अपराध को जारी रखे हुए है, उसका ज़मीन उसको वापस नहीं दे रहा है और ज़मीन पर कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो पर डे के हिसाब से उसको क्या लगेगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा जुर्माना जुड़ते जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए 72 धारा 72 और हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे आज, बहुत लंबा हो गया। रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण। ठीक है, यदि कोई रैयत किसी पट्टे या करार से आबद्ध ना हो तो वह किसी कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपने जोत को अभ्यर्पित कर सकता है, परंतु इस बात की सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को अभ्यर्पण के 4 माह पूर्व देनी होगी। यदि वह ऐसी सूचना नहीं देता है तो अभ्यर्पण के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए जोत के लगान का भुगतान भूस्वामी को करना होगा। रैयत द्वारा पट्टे को अभ्यर्पित करने के पश्चात भूस्वामी उस जोत का पट्टा किसी अन्य काश्तकार को दे सकता है या स्वयं उस पर खेती कर सकता है। अब ये कौन सा स्थिति है, तो इस स्थिति को पहले समझिए। बहुत सारे रैयत खुद भी भूस्वामी को अपना ज़मीन देना चाहते हैं वापस, एकदम अपनी इच्छा से दे रहा है। ठीक है, उस स्थिति में भी रूल है, जैसे कि जब किसान खुद अपनी ज़मीन भूस्वामी को वापस करना चाहता है तो क्या क्या है। पहले तो किसान खेती वाले साल के अंत में अपनी ज़मीन छोड़ सकता है, बीच में नहीं छोड़ना है उसको। किसान को ज़मीन छोड़ने से 4 महीने पहले, हम लोग पढ़े ना यार 4 माह पूर्व, 4 महीने पहले ही उसको मालिक को नोटिस देना होगा। अगर वो नोटिस नहीं देता है तो क्या होगा, तो फिर उस साल का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि बताया नहीं था पहले। अगर किसान बिना बताए ही ज़मीन छोड़ दे तो उस साल का टैक्स भरेगा, क्योंकि टैक्स का लॉस फिर भूस्वामी क्यों झेलेगा। और ज़मीन अगर उसको छोड़ने का मन है तो सबसे पहले सब काम में डीसी साहब जुड़ रहे थे, तो इस काम में भी डीसी साहब को जोड़िए, यानी कि डीसी साहब की अनुमति लेकर ही ज़मीन छोड़ना है। ठीक है, ज़मीन वापस मिलने के बाद मालिक या फिर भूस्वामी उस पर खुद खेती कर सकता है या उसे किसी दूसरे किसान को पट्टे पर दे सकता है, उसकी इच्छा, उसका ज़मीन उसकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतना दूर तक पढ़ लिए, धारा 72 तक पढ़ लिए। हिम्मत लगा के आप लोग भी पढ़ा कीजिए। ठीक है, सीएनटी एक्ट के लिए इतना कमेंट था, तब हम जाके सीएनटी एक्ट शुरू किए हैं। सीएनटी एक्ट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप यकीन मानिए, आप सुन लीजिए, खाली सुन लेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए आप, वहाँ पर जब 4 ऑप्शन देखेंगे टिक लग जाता है, इतना भी हार्ड नहीं होता है। तो आप इसको देखिए भी और वीडियो को लाइक भी कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।